नमस्कार, मैं शैलेश तिवारी इनसाइड स्टोरी इंडिया के लिए आज हम पुनः चर्चा करेंगे सरकार के प्रस्ताव की और किसान के इनकार की। प्रस्ताव पर इनकार और सरकार झुकने को नहीं तैयार, ऐसे में हो क्या? कहां जाएगा ये आंदोलन? आज अगर हम बात करें कि सरकार ने पहले 5 दौर की बात और 6वें दौर में गृह मंत्री अमित शाह से अनौपचारिक मुलाकात, इस पूरे 6 दौर की बातचीत के बाद सरकार ने लगभग 20 पेज का प्रस्ताव बनाकर किसानों के पास भेजा और किसानों ने उस प्रस्ताव को देखा और देखने के बाद इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद किसानों ने अपना अगला रुख भी स्पष्ट कर दिया है। जैसा कि आपको सभी को ज्ञात होगा कि 12 दिसंबर को उन्होंने जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने की बात की है कि 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे को रोका जाएगा और 14 दिसंबर को देश के सभी मुख्यालयों पर किसान जो है आंदोलित होंगे और बीजेपी नेताओं का और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी पार्टी की तरफ से चुने हुए उन सबका घेराव होगा। इनमें भाजपा के जिला मुख्यालय के कार्यालय और अन्य कार्यालय भी शामिल बताए गए हैं। उन सबका घेराव करके इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। तीसरा और अहम बिंदु जो किसानों द्वारा घोषणा की गई है वो की गई है कि रिलायंस यानी कि जियो और अडानी के जो उत्पाद हैं उन सब का बायकॉट करने की। अब इस बायकॉट करने की जो बात है, इस बारे में जब किसान नेताओं से ये पूछा गया कि आपकी लड़ाई तो सरकार से है, फिर इसमें अडानी और अंबानी क्यों? तब उनका ये कहना था कि जिस तरह से एक जमाने में जब लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के खिलाफ आंदोलन किया करती थी, तब एक नारा लगाया जाता था। वो नारा होता था, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज और उस दौर में किसान नेताओं के प्रवक्ता जो हैं उनका ये भी कहना है कि उस दौर में उस लेफ्ट पार्टियों के पीछे पीछे कहीं तत्कालीन आज की भाजपा और उस समय की जनसंघ के नेता पीछे पीछे साथ में हुआ करते थे। अब उनके होने के बाद आज जब उनकी सरकार यहां आई है और उनकी सरकार कारपोरेट घरानों के लिए, विशेषकर अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है, तो आज जब ये नारा लग रहा है तो भाजपा नेताओं को बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब टाटा बिरला की सरकार नहीं चल सकती थी तो आज अडानी और अंबानी की सरकार क्यों चले? इसलिए उन्होंने इन दोनों कारपोरेट घरानों के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबका बायकॉट करने की न केवल फैसला किया है, बल्कि देश के किसानों सहित आम आदमी से भी उन्होंने अपील की है कि अगर आप किसानों के हित में हैं, देश के हित में हैं, तो उन सामानों का बायकॉट करें। लेकिन जब एक अखबार नवीस ने उनसे ये सवाल पूछा था कि लड़ाई सरकार से है तो फिर तकरार अडानी और अंबानी से क्यों, तब उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी फैसले लिए गए हैं इन 3 कृषि बिलों के माध्यम से, इन 3 कृषि कानूनों के माध्यम से, वो तीनों फैसले कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के मकसद से लिए गए हैं। इसलिए जिन कारपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है, तो हम उन्हीं कारपोरेट घरानों के उत्पादों का बायकॉट करना शुरू करते हैं, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन इससे और अगर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए जब किसानों से और लोगों ने बातचीत की कि इस तरह से तो एक अराजकता का माहौल होगा और देश एक गंभीर परिस्थिति में चला जाएगा, तब किसानों का ये कहना था कि जब कृषि कानून बनाए गए, खासकर जब विधेयक इनके जून में लाए गए थे इन तीनों कानूनों के हिसाब से, तो उन विधेयक को लेकर सरकार ने ना तो राज्य सरकारों से बात की, क्योंकि कृषि जो है संविधान के हिसाब से इन
बिलों पर, इन कानूनों पर राज्य का अधिकार है। आंदोलनरत किसान नेताओं का यह कहना है कि जब हम इन 3 बिलों के खिलाफ या 3 कानूनों के खिलाफ जो सितंबर में पास हुए थे, उनके खिलाफ जब हम पंजाब और हरियाणा में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब हमारी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह गूंजती रही। ना कोई सुनने वाला था, ना कोई हमें पूछने वाला था। तब हमने फैसला किया कि हमें दिल्ली की बॉर्डर को जाकर सील करना चाहिए, और जब हमने सील करा तो बातचीत के लिए सरकार तैयार हुई। और जब सरकार तैयार हुई तो उसने हमारे पास 20 पेज के जो समझौता या प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव को हम अपनी तरफ से कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे कि उसको हम स्वीकार कर पाए, क्योंकि उसको स्वीकार करने का मतलब केवल इतना था कि अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम पूरी तरह से अपने आप को, अपने अस्तित्व को खो देंगे। ये सब किसानों का कहना है, जबकि सरकार का ये कहना है कि इन बिलों, इन कानून के अस्तित्व में आने के बाद किसान की आर्थिक हालत में भी सुधार होगा और उसकी जो बदहाली की स्थिति है वो भी खत्म होगी, और कई ऐसे जो भूमिहीन किसान हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, उनकी जीवन शैली में भी बदलाव आएगा। लेकिन सरकार के इन दावों को किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसान नेताओं में से एक ये भी कहते हैं कि जब हम यहाँ पर नहीं आए थे, इससे पहले भी हमसे ये वादा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। तो क्या ये वही अच्छे दिन हैं कि आप ऐसी हाल में बैठकर अपनी जो है 56 भोग खा रहे हैं, और आपके देश का अन्नदाता जो किसान है वो सड़कों पर बैठकर सूखी रोटियां अचार के साथ, चटनी के साथ या लंगर में जाकर अपना पेट भर रहा है? ये क्या न्याय की व्यवस्था है? आपको किसानों की बात मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह सरकार ने इस बार चूंकि रुख स्पष्ट कर दिया है कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या उसकी इच्छा शक्ति है, ये तो बेहतर सरकार या उसके नुमाइंदे जाने। लेकिन हम जहां तक अनुमान लगा पा रहे हैं, इसमें अभी तक केंद्र सरकार, केंद्र की जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार, इस मोदी सरकार ने अभी तक जितने भी कानून स्थापित किए हैं, उन कानूनों के अस्तित्व में आने के बाद उनको वापस नहीं लिया गया। चाहे भले वो जीएसटी का मामला रहा हो, चाहे भले वो सीएए और एनआरसी का मामला रहा हो। और इन्हीं मामलों को लेकर वर्तमान में अमृतसर के एक किसान नेता जो एमआई गिल साहब हैं, उनका तो ये तक कहना है कि उन कानूनों को लागू करने के लिए सरकार ने मीडिया की दीवार बनाई और किसी तरह का एक प्रोपेगेंडा चलाकर उन सारे आंदोलनों को खत्म किया। लेकिन हम जो किसान हैं, मिट्टी से जुड़े हुए किसान हैं, और आज हमारी चट्टानी एकता का ही कमाल है कि सरकार हमसे न केवल बात कर रही है, बल्कि हमें प्रस्ताव तक भेज रही है, और हम अपनी चट्टानी एकता को अपनी लड़ाई के आखिरी दौर तक बनाए रखेंगे। अब इस लड़ाई के आखिरी दौर तक बनाए रखने के मायने क्या हुए, इसके मतलब क्या हुए, अगर हम जानने की कोशिश करें तो किसान जिस तरह से अब उग्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और जिस तरह से सरकार अपनी तरह से किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है, तब इसका नतीजा क्या निकलेगा। हालांकि अगर अनुमान लगाया जाए तो नतीजा ये भी निकल सकता है कि इन कानूनों में लिखित रूप में कोई संशोधन किया जाए। और भाजपा के बहुत सारे नेताओं का यह भी कहना है कि जब कानून बन गया है तो इन कानून में परिवर्तन करने के जो तरीके हैं, वो तरीके हैं 3 तरह के। वो 3 तरह के तरीके में पहला तरीका तो ये है कि आप इन तीनों कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां से सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश केंद्रीय सरकार को दे दे तो ये कानून बदल जाएगा। दूसरा तरीका, कानून के विशेषज्ञ भी ये भी बताते हैं कि सरकार इन बिलों को पुनः संसद के दोनों सदनों में पारित करवाए। जितने भी संशोधन हैं उन संशोधनों के साथ पारित होने के बाद इनको लागू किया जाए। इसमें बदलाव का एक तरीका ये है।
और तीसरा और अंतिम तरीका तो भाजपा के एक प्रवक्ता महोदय बड़े अपने ही अंदाज में बताते हैं कि अगर आपको इन दोनों तरीकों पर यकीन ना हो तो तीसरा तरीका ये है कि जब चुनाव आए तो आप जनता के बीच जाना और अपनी सरकार बना लेना और अपनी सरकार बनाकर मनचाहा कानून पास कर लेना। अब इन तीनों तरीकों में से किसान कौन सा तरीके में संतुष्ट होता है और सरकार किसानों को किस तरीके से संतुष्ट कर पाती है, आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी के मन में ये भी खटकता है कि किसान और सरकार की इस लड़ाई से उसको कितना नुकसान होगा अथवा कितना फायदा होगा, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, ये भी जब उनसे पूछा जाता है आम आदमी से तो वो अपनी बात ये कह देता है कि ना हमने खेती की है और ना ही हमें सरकार के कानूनों के बारे में मालूम है। तो आप दोनों में से किसको सही कह दें और किसको गलत कह दें, ये एक बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो किसानी से जुड़े हुए लोग हैं वो तो ये मान रहे हैं, भले ही वो भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन दिल ही दिल में ये मान रहे हैं कि अगर इतने दिनों से पंजाब का प्रबुद्ध किसान इस आंदोलन को चलाए हुए है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। अब वो वजह उसकी पूरी तरह से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये वो देश के बाकी हिस्सों का किसान वो जाने। लेकिन इसके बावजूद भी ये स्पष्ट है कि धीरे धीरे ये जो पंजाब हरियाणा के किसान थे, अब उसमें उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं, अब उसमें उत्तराखंड के किसान शामिल हैं, अब उसमें राजस्थान और महाराष्ट्र के किसान आ गए हैं, अब उसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक के किसानों ने भी अपनी भागीदारी ली है, और तो और केरल और तमिलनाडु में भी और तेलंगाना में भी इस आंदोलन का कुछ ना कुछ गतिविधियां देखने को हमें मिल रही हैं। इन सारी गतिविधियों के बीच में सरकार को ये तय करना है कि किस तरह का रुख अपनाया जाए जिससे किसान संतुष्ट हो जाएं, और किसानों को ये तय करना है कि किस तरह का रुख अपनाया जाए कि आंदोलन तो उनका उग्र हो जाए लेकिन अराजकता ना फैले। अब देखना यह है कि दोनों कितने झुकते हैं या कितने तने रहते हैं। जितनी जल्दी ये झुकेंगे ये गतिरोध शीघ्र समाप्त होगा। एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप भली भांति परिचित हो जाएं वर्तमान के घटनाक्रम से। नमस्कार, जय हिंद।